सवाल यह है कि क्या कुछ एमपी एक दिन सुबह उठकर पूरी की पूरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की दिशा बदल सकते हैं क्या? वो सिंपली ये कह सकते हैं कि हम अपनी पार्टी को दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर रहे हैं और फिर आराम से वो बच सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन से, रेजिग्नेशन से और बिना किसी लीगल कंसीक्वेंस से? अगर ये पॉसिबल है तो जरा रुक कर सोचिए, आपके वोट की क्या वैल्यू रह जाएगी, इलेक्शंस का मतलब क्या रह जाएगा चुनावों में, और सबसे बड़ा सवाल, पार्टी को कंट्रोल आखिर कौन करेगा? 2026 में अभी आपने देखा कि हाल ही के अंदर राघव चड्ढा और उसके साथ और मेंबर्स ने मिलकर क्या किया, उन्होंने अपनी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उसको छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए और इससे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। सवाल यह है कि क्या 2/3 लेजिस्लेटर खुद से वैलिड मर्जर क्रिएट कर सकते हैं या सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, यहां पर संविधान भी इन्वॉल्व है, क्योंकि इसका जवाब जो छिपा है वो संविधान के 10th शेड्यूल के अंदर छिपा हुआ है और जो संविधान का 10th शेड्यूल है वो दल बदल कानून से रिलेट करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेट करता है। और आज के इस सेशन के अंदर हम इसे बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे, डीप कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल से इस पूरे मसले को समझेंगे, पूरा इसका संवैधानिक विश्लेषण करेंगे। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं धून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की और दूसरी कानूनी परीक्षाओं की। हमारी ऐप धून लॉ मेंटर के माध्यम से एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है। अब देखिए, पूरे मामले के बैकग्राउंड को समझते हैं। फैक्ट्स को आपको केयरफुली समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 7 मेंबर्स ने लगभग दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। 7 मेंबर्स ने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इससे क्या हुआ, ये अब तक का सबसे स्ट्रैटेजिक मूव है, क्योंकि अगर वे सिंपली दूसरी पार्टी ज्वाइन करते तो वो क्या हो जाता, वो डिफेक्शन हो जाता। यहां पर उन्होंने क्या किया है, 7 मेंबर दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर गए, मगर अगर वो सिर्फ ज्वाइन दूसरी पार्टी को करते तो वो डिफेक्शन हो जाता, दल बदल कानून के तहत आता। और डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, सीधा डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम दी राज्यसभा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम डिफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम मर्ज कर रहे हैं अपनी पार्टी का। और यही सबसे बड़ा सवाल है, लीगल ट्विस्ट है, क्योंकि मर्जर लॉ के अंदर एक अपवाद है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सच में मर्जर था या सिर्फ डिफेक्शन को छुपाने का एक तरीका। सुप्रीम कोर्ट ने डिफेक्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा है कि यह संवैधानिक अपराध है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन है। इतना स्ट्रॉन्ग शब्द सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहे, क्योंकि डिफेक्शन जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है वोटर की ट्रस्ट को, जन विश्वास को, पार्टी की आइडियोलॉजी को और गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को। अब पूरा केस जो है वो डिपेंड करता है फॉर्म पर कि नाम क्या दिया गया, क्या ये डिफेक्शन है या मर्जर है, वर्सेस सब्सटेंस पर है। मतलब पूरा विवाद इस पे क्या है कि क्या नाम दिया गया बनाम असल में ये क्या है, क्या मर्जर सच में डिफेक्शन है या वो मर्जर ही था, वो समझना बहुत जरूरी है। और सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब आगे बात करते हैं हम जो एंटी डिफेक्शन लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो 10th शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है, वहां पर आपके 10th शेड्यूल के अंदर पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 4 जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। और जो पैराग्राफ 2 है वहां पर स्ट्रिक्ट डिस्क्वालिफिकेशन का रूल है, जबकि जो पैराग्राफ 4 है वो मर्जर शील्ड के रूप में काम करता है और वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। समझिएगा, पैराग्राफ 2 जो है वो एक स्ट्रिक्ट डिस्क्वालिफिकेशन रूल है और यही मेन रूल है। ये क्या कहता है कि एक लेजिस्लेटर, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सदन का मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा सदन की सदस्यता से अगर वो वॉलंटरली अपनी पार्टी को छोड़ देता है या फिर वो पार्टी के खिलाफ वोट करता है। समझिएगा, यहां पर एक जो सदन का मेंबर है वो
अगर अपनी मर्जी से अपनी पार्टी को छोड़ दे या फिर पार्टी के खिलाफ वोट करता है तो उसकी जो सदस्यता है सदन की वो खत्म कर दी जाएगी। अब यहां पर आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है कि इसके लिए रेजिग्नेशन जरूरी नहीं है, उसका बिहेवियर ही काफी है। जैसे दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना, यह कंडक्ट के अंदर आएगा कि आप पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपने पार्टी छोड़ दी है, या आप दूसरी पार्टी को पब्लिकली सपोर्ट करें, या फिर आप पार्टी आइडियोलॉजी के खिलाफ जाकर काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण केस आरएस नायक, रवि एस नायक के केस जो 1994 का है, उस केस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि कंडक्ट इटसेल्फ इज एनफ। ये नहीं है कि आपको पार्टी छोड़नी ही छोड़नी है। अगर आपने कुछ कंडक्ट ऐसा कर दिया कि जिससे यह लग जाए कि आपने या तो अपनी पार्टी को छोड़ दिया है या आप पार्टी के खिलाफ वोट कर रहे हैं, इसका अगर कंडक्ट भी दिख जाएगा तब भी सदस्यता रद्द की जा सकती है। कंडक्ट इटसेल्फ इज एनफ। चलिए आगे चलते हैं और अब बात करते हैं हम पैराग्राफ 4 की। इसके अंदर जो पैराग्राफ 4 है वो मर्जर की सिचुएशन के अंदर अलाउ करता है और ये अपने आप में एक अपवाद है। ये क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन कब नहीं होगी मेंबर की, जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ही दूसरी पार्टी के अंदर मर्ज कर जाए, तब ये अपवाद के रूप में काम होगा और जो मेंबर हैं उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। मतलब इस केस के अंदर अगर आम आदमी पार्टी पूरी पार्टी मर्ज करती तो वो अलाउ हो जाता, या फिर एक जो दूसरा रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो कम से कम 2/3 लेजिस्लेटर मर्ज को एग्री करे तब हो सकता है। और आपके केस में यही कहा जा रहा है कि जो राघव चड्ढा और उनके साथ साथ जो और मेंबर गए हैं, ये मिलके सदन का 2/3 हिस्सा उनकी पार्टी की मेंबरशिप का बनाते हैं। आम आदमी पार्टी के लेजिस्लेटर हैं तो उनका बनाते हैं, तो मतलब 2/3 लेजिस्लेटर। और यहां सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट कंडीशन है? दोनों कंडीशंस क्या कि पहली कंडीशन ये है कि ओरिजिनल पार्टी नई पार्टी के अंदर दूसरी पार्टी के अंदर मर्ज कर जाए। दूसरी कंडीशन है कम से कम 2/3 लेजिस्लेटर इस बात से एग्री करे दूसरी पार्टी के साथ मर्जर को। कंफ्यूजन ये है कि क्या ये दोनों कंडीशन जो पैराग्राफ 4 के अंदर दी गई हैं, या क्या ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर इनमें से भी एक पूरी होगी तो वो मर्जर अलाउड होगा, या दूसरे वाला जो कंडीशन है जहां पर 2/3 मेंबर को एग्री करना होता है मर्जर को, उस पर वो पहले वाले पर डिपेंड करता है। और यहीं से पूरा गेम चेंजर सवाल खड़ा होता है। अगर हम इन दोनों कंडीशन को इंडिपेंडेंट मानते हैं तो जो लेजिस्लेटर है वो खुद मर्जर बना सकते हैं। अगर दोनों कंडीशन अपने आप में इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो जो 2/3 मेंबर अलग होकर नई पार्टी के अंदर जा रहे हैं तो ये इनका अपना इंडिपेंडेंट मर्जर माना जाएगा और ये वैलिड होगा और इसके अंदर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। अगर हम दोनों कंडीशन को एक दूसरे पर डिपेंडेंट माने, यानी कि जो दूसरी पार्टी के साथ जो मर्जर है उसको ओरिजिनल पार्टी इनिशिएट करेगी और इस मर्जर को 2/3 लेजिस्लेटर एग्री करेंगे, मतलब ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। अगर हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं तो मर्जर जो है पार्टी से शुरू होगा, और अगर मर्जर पार्टी से शुरू नहीं हुआ है, लेजिस्लेटर ने खुद ही अपने आप को मर्ज कर लिया है, तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के दरवाजे खोलेगा। ऐसा इंटरप्रिटेशन है संविधान का। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस लेजिस्लेचर पार्टी की। इस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हालांकि अभी राज्यसभा के चेयरमैन जी ने इन 7 मेंबर्स का जो मर्जर है बीजेपी के साथ वो अलाउ कर दिया है, मगर यहां पर मैं आपको इसी सेशन के अंदर भी बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन है, जिसकी वजह से यहां पर एक लूपहोल निकल के सामने आता है। और आई थिंक इस मैटर के अंदर भविष्य में जो स्टेबिलिटी लाई जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के द्वारा ही लाई जाएगी। अब हम समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेचर पार्टी के बीच का डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि जो संविधान है वो खुद इन दोनों के बीच का अंतर बताता है, डिफरेंस बताता है। पॉलिटिकल पार्टी और लेजिस्लेचर पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल आइडियोलॉजी या फिर लीडरशिप। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशनल
आइडियोलॉजी या फिर लीडरशिप, जबकि लेजिस्लेचर पार्टी का मतलब होता है एमपीज और एमएलएज। अब खुद सोचिए, इलेक्शन कौन लड़ता है? वोटर किसे वोट देते हैं? पॉलिटिकल पार्टी को ही वोट देते हैं ना वोटर्स तो। और चुनाव कौन लड़ता है? पॉलिटिकल पार्टी ही लगते हैं। और एमएलए और एमपी जो हैं वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हैं, नुमाइंदे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई के केस के अंदर, याद रखिएगा केस का नाम सुभाष देसाई केस, 2023 का ये केस है, 2023 का ये केस है। इस केस में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, जो लेजिस्लेचर पार्टी है, मतलब जो एमपी और एमएलएज का ग्रुप है, वो पॉलिटिकल पार्टी से, अपनी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकती, मतलब उनके विचार से इतर एक्ट नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से, अगर हम उनको अलग अलग एक्ट करने देंगे, जो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टी से अलग एक्ट करने देंगे, तो इससे क्या होगा, पार्टी और लेजिस्लेचर के बीच का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि लेजिस्लेचर जो है वो अपनी पहचान पार्टी से लेते हैं, अलग होकर वो नहीं चल सकते। इसलिए लॉजिकली देखा जाए तो मर्जर हमेशा जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से शुरू होना चाहिए। अगर हमने लेजिस्लेटर्स को पावर दे दी तो पार्टी हाईजैक हो सकती है। इज इट क्लियर? अब चलिए आगे चलते हैं। यहां पर बड़ा कानूनी द्वंद्व क्या है, लीगल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसको समझते हैं। और इस पूरे मसले का कंट्रोवर्शियल हिस्सा यहीं आता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसके अंदर कहा था कि जो 2/3 एमएलएज हैं, अगर उन्होंने खुद मर्जर किया बिना पार्टी के अप्रूवल के, तो कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मर्जर को वैलिड माना था। आप ये बात ध्यान रखिएगा। अगर 2/3 एमएलएज ने खुद मर्जर किया पार्टी से बिना अप्रूवल लिए, तो कोर्ट ने इसको वैलिड माना था, मगर ये हाई कोर्ट का डिसीजन है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझिएगा। जो नंबर्स हैं वो आइडियोलॉजी से ऊपर हो जाएंगे और जो पार्टी कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा, और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है संविधान के अंदर वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये इंटरप्रिटेशन जो है, ये जो इंटरप्रिटेशन है ये गलत इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि पैराग्राफ 4 जो है वो गलत तरीके से पढ़ा गया है। सही रीडिंग ये कहती है कि पहले पार्टी मर्ज करेगी और फिर उस पर 2/3 जो लेजिस्लेचर हैं वो सपोर्ट करके उसे वैलिड ठहराएंगे। अगर किसी भी सिचुएशन के अंदर उल्टा कर दिया गया तो लेजिस्लेचर खुद मर्जर क्रिएट कर देंगे, और इससे क्या होगा, इससे जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी और डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप खुद को एक वोटर की जगह रखिए। आपने किसी को वोट दिया, एक पार्टी को ही तो वोट दिया होगा आपने, लेकिन बाद में जो आपका एमएलए है या आपका एमपी जो है वो अपनी पार्टी बदल लेता है मर्जर के नाम पर। अब सोचिए, क्या आपका वोट रिस्पेक्ट हुआ यहां पर, या फिर आपके मत का मैनिपुलेशन हुआ? आपका जो ऑनेस्ट आंसर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिए। 2 ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको। ऑप्शन ए, लेजिस्लेचर को फ्रीडम देना चाहिए, मतलब जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनको मैं जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको फ्रीडम देना चाहिए, उनकी मर्जी, जब वो जाना चाहे, जौन सी पार्टी में जाना चाहे जा सकते हैं। या फिर ऑप्शन बी, वोटर के मैंडेट का रिस्पेक्ट होना चाहिए। कमेंट में बताइए, क्योंकि ये सिर्फ लॉ नहीं है, ये आपकी डेमोक्रेसी की पावर भी है। अब चलिए इस पूरे मैटर का एक डीप कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस करते हुए जो संवैधानिक फिलॉसफी है उसको समझते हैं। अब थोड़ा सा और हम आगे डीप जाते हैं। जो हमारे संविधान का 10th शेड्यूल है उसका पर्पस क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रोकना है, और उसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटिस्टिक डिफेक्शन है उसको भी रोकना है, मतलब अवसरवादिता को रोकना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहन केस के अंदर, जो 1992 का केस है, किहोतो होलोहन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, किहोतो होलोहन के केस में कहा था कि जो 10th शेड्यूल है वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। अब इमेजिन करिए कि अगर 2/3 लेजिस्लेटर कभी भी
अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी के अंदर मर्ज करे तो क्या होगा, डिफेक्शन जो है वो लीगल बन जाएगा, दल बदल जो है वो कानूनी हो जाएगा और लॉयलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी और जो सरकारें हैं वो अनस्टेबल हो जाएगी। सुभाष देसाई 2023 के केस में कोर्ट ने वार्न भी किया था, सुप्रीम कोर्ट ने वार्न भी किया था कि लेजिस्लेटर इंडिपेंडेंट एक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर हमारे सामने कोर प्रिंसिपल क्या आता है, कोर प्रिंसिपल आता है कि लॉ मिसयूज को रोकने के लिए है, मिसयूज को करने के लिए नहीं है। लॉ मिसयूज को, दुरुपयोग को रोकने के लिए है, दुरुपयोग को इनेबल करने के लिए नहीं है। और अगर 10th शेड्यूल का जो पैराग्राफ 4 है वो गलत समझा गया तो ये लूप होल एक बड़ा लूप होल बन जाएगा। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन यही है कि आपको ये बात समझनी है कि जो मर्जर है वो पॉलिटिकल पार्टी से शुरू होगा। लॉ ये कहता है जो 2/3 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटर उसको खुद मर्जर नहीं बना सकते, वरना एक डिफेक्शन माना जाएगा और डिस्क्वालिफिकेशन लगेगी। फाइनल इंसाइट की बात करें तो लेजिस्लेटर जो है वो मालिक नहीं है, वो नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है। और इस प्रेजेंट मुद्दे की बात करें तो अभी सुप्रीम कोर्ट की भी, हाई कोर्ट की भी हमारे पास कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट है। मतलब मैटर जो है वो पूरी तरीके से साफ नहीं है। फाइनल क्लैरिटी सुप्रीम कोर्ट ही फ्यूचर में लेके आएगा जब इसके ऊपर एक क्लियर कट जजमेंट आएगी। और अंत में मेरा आपसे सवाल है क्या ज्यादा जरूरी है, क्या लोकतंत्र के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है या फिर रिप्रेजेंटेटिव की जो फ्रीडम है वो ज्यादा जरूरी है, एमपी एमएलए की फ्रीडम ज्यादा जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की इंग्लिश हिंदी मीडियम के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं डिफरेंट बैचेस के अंदर, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर को इंस्टॉल करिए, वहां से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अभी उत्तराखंड एपीओ का बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हुए हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के, आप उनको भी एनरोल कर सकते हैं। जुडिशरी के भी आप अलग से कोर्सेज को देख सकते हैं, डिफरेंट बैचेस हमारे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी हमारा एक पूरा का पूरा कोर्स है, आप उसे भी एनरोल कर सकते हैं। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा, कोई सवाल हो तो वो भी पूछिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।